नमस्कार, मैं सलोनी सिंह बीबीएससी एवं एएच की तृतीय वर्ष की छात्रा आपका आज के आईवीआरआई पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं। आज के आईवीआरआई पॉडकास्ट का विषय है उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु फसल योजना। ये विषय न केवल किसानों बल्कि देश की मिट्टी की सुरक्षा एवं खाद्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एवं इनसे संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चारा फार्म अनुभाग के डॉक्टर सुमन सेन सर। सर, आपका आईवीआरआई पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, इसी के चलते मैं अपना पहला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। इससे हमारे देश की मिट्टी पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है? रासायनिक खाद की एक सबसे बड़ी खूबी है कि इसका रिजल्ट सबसे जल्दी दिखता है, उसी के साथ फसल भी इससे अच्छे दिखता है। लेकिन लगातार असंतुलित मात्रा में रासायनिक खाद को उपयोग करने से जो प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कम होने लगता है। उसी के साथ जो मित्र कीट है, मित्र जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केचुआ है, वो मरने लगता है और मिट्टी का जो भौतिक संरचना है, स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जैसे कि मिट्टी के जल धारण दक्षता। उसी के साथ मिट्टी धीरे धीरे ऊसर बनने लगता है और उसका धीरे धीरे बंजर बनने की कगार पे पहुंचता है। ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद उपयोग करने से और एक चीज़ होता है कि उसका जो एफिशिएंसी है खाद का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब हर साल आपको सेम पैदावार लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपयोग करना पड़ेगा। और इसी के साथ दूसरा जो प्रॉब्लम रासायनिक खाद के साथ आता है वो है कि एक वायुमंडल प्रदूषित होता है। उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो रासायनिक खाद हम अप्लाई करते हैं, वो रासायनिक खाद पानी के साथ मिलके वो भूजल पे जाते हैं या सरफेस वाटर पे मिलते हैं। इससे पानी प्रदूषित होता है, जो इंसान और जानवर के लिए कभी कभी गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में सर मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल बैलेंस क्रॉपिंग स्कीम, जिसे हम संतुलित फसल योजना भी कहते हैं, बहुत चर्चा में है। आखिर ये क्या है और ये किस प्रकार से हमारे किसानों के लिए लाभवर्धक हो सकती है? संतुलित फसल योजना का मतलब है मिट्टी के प्रकार, संसाधनों की उपलब्धता, मार्केट की डिमांड और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से और मौसम, ये 4 फैक्टर के हिसाब से सही फसल की चयन करना और उसका क्रम तय करना। जब विविध फसल होता है तो मिट्टी में उर्वरकों का सही मात्रा में संतुलन बना रहता है और मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बना रहता है। इसी के साथ एक संतुलित फसल योजना में हम लोग फसल को अदल बदल कर सकते हैं। इसको मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग पर अंतर फसल या सह फसल भी कर सकते हैं। इससे एक ही खेत से 2 फसल आपको मिलेगा और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा। सर, संतुलित फसल योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है फसल चक्र, जिसे हम क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये किस प्रकार से रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल कम करने में मदद करते हैं? जैसे हर अलग अलग फसल में रासायनिक खाद का या उर्वरक का डिमांड अलग अलग होता है। जैसे जो अनाज फसल है, जैसे गेहूँ, धान, उसमें ज़्यादा होता है और जो तिलहन दलहन फसल होता है उसमें कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई फसल प्रणाली है जो धान और गेहूँ है, अगर वो साल भर साल लगातार उसका उपयोग हो रहा है, उसके साथ हम अगर उसके बाद या पहले कोई दलहन फसल ले लेंगे तो क्या उसका उर्वरक का मात्रा कम हो जाता है। जैसे दलहन फसल की जड़ों में एक राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया रहता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन सोख कर उसको खाद में तब्दील करते हैं। तो इसी के साथ वो अगले फसल के लिए वो कुछ पोषण मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है। और बाकी कुछ फसल कॉम्बिनेशंस है, जैसे आप मान लीजिए कि गन्ना 1 से 1.5 साल लगता है मैच्योर होने में। अगर 2 लाइन के बीच में अगर हम आलू या चना लगा देंगे तो वो जो पोषक तत्व हम अप्लाई करते हैं गन्ना में, उसी से उसका मैच्योर हो जाएगा। उसी के साथ मक्का के साथ मूंग और लोबिया हम ले सकते हैं। मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है और मूंग और लोबिया उससे कुछ नाइट्रोजन मक्का को सप्लाई करते हैं। और गेहूं और सरसों भी हम मिक्स करके बो सकते हैं। इससे उर्वरक का मात्रा कम लगता है, उसी के साथ उसमें कीट का प्रभाव भी कम होता है। तो ये कुछ बेहतरीन क्रॉप कॉम्बिनेशंस है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो दलहनी फसल है वो अगले क्रॉप या पिछले क्रॉप को कुछ नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। इससे आपका बहुत कम मात्रा में उर्वरक जो मेन फसल है, जैसे आपका अनाज फसल है, उसमें कम लगता है। तो रिसर्च से ये देखा गया है कि अगर आप कोई भी फसल चक्र में दलहनी फसल को आप इंक्लूड करते हैं तो आपका 20 से 25% उर्वरक का खर्चा कम लगता है अगले फसल में।
सर, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी दलहनी फसलों को लेकर के। आखिर दलहनी फसलें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और ये किस प्रकार से बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के मिट्टी को मुफ्त की खाद प्रदान करती है? दलहनी फसल मिट्टी में जैविक नाइट्रोजन जोड़ता है। दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन सोखकर उसको ऐसे खाद में रूपांतर करते हैं कि अगले फसल उसको अच्छे से ले पाए। और उसके साथ दलहनी फसल जब काटते हैं हम लोग तो उसके साथ उसके पत्ते और जड़ें वो अच्छे से सरकर एक जैविक खाद के रूप में तब्दील हो जाता है जो अगले फसल के लिए पहले से ही पोषक तत्व की प्रबंधन कर देते हैं। इसी के साथ देखा गया है कि अगर किसी भी फसल प्रणाली में आप दलहनी फसल को अच्छे से उसको इंक्लूड करते हैं तो अगले फसल में कम से कम 20 से 25% रासायनिक खाद की उपयोग कम होता है और दलहनी फसल उसी के साथ साथ मिट्टी के जो भौतिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक धान और गेहूं की फसल प्रणाली में गेहूं के कटाई के बाद अगर हम मूंग या उड़द का खेती करते हैं तो ना वो आपका लाभदायक होता है किसानों के लिए, उसी के साथ साथ वो धान और गेहूं में जो रासायनिक उर्वरक है उसका खर्चा भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। इसी फसल संतुलित प्रणाली में जैविक खाद्य, हरी खाद्य और फसल अवशेष प्रबंधन की क्या भूमिका है? जैविक खाद जो गोबर की अच्छे से सड़ा हुआ खाद, बायो फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या फसल अवशेष ये खेत में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हर 2 से 3 साल में कम से कम एक बार 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में अच्छे से सड़ा हुआ गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। उसी के साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र जैसे एग्रोबैक्टर, एसिटोबैक्टर ये सब यूज़ करना चाहिए। और क्रॉप में आप टॉप ड्रेसिंग के हिसाब से या बेसल के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट भी और केचुआ खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी हरी खाद के ऊपर भी बहुत सारा जो योजना चल रहा है, खास करके जब गेहूं के कटाई के बाद नॉर्थ इंडिया में जो आप और खरीफ सीजन के फसल के बोने से पहले जो 40 से 50 दिन का जो समय रहता है उस सीज़न में आप हरी खाद खास करके धेचा, सना ये सब बो सकते हैं। तो आप उसका फूल आने से पहले 40 से 45 दिन में उसके बाद मिट्टी में मिला दीजिए, तो ये आप काफ़ी हद तक आपका यूरिया का जो खपत है वो कम कर देगा। उसी के साथ नॉर्थ इंडिया में जो फसल का जो पराली जलाने के जो प्रॉब्लम है उसको भी हम कई हद तक कम कर सकते हैं फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से। जो फसल अवशेष है खास करके धान का जो पराली है उसको अच्छे से खेत में मिला दीजिए। और इसके अच्छे से सराहने के लिए कभी कभी मार्केट में अभी बहुत सारा डिकम्पोजर भी मिल रहा है जो फसल धान का फसल है वो कम से कम 60 से 70 दिन में वो ये कभी कभी 2 से 3 महीने भी लग जाता है उसको अच्छे से मिट्टी में मिलने के लिए। जो डिकम्पोजर है वो विदिन 1 मंथ और 30 दिन के अंदर वो मिट्टी में उसको अच्छे से सरा देते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर आप हरी खाद, फसल अवशेष का अच्छे से प्रबंधन करें और उसी के साथ जैविक खाद का भी उपयोग करें तो अगले 2-3 साल में आपका जो टोटल खाद का जो खर्चा है वो 20 से 30% तक कम हो सकता है। सर, कई किसान ये सोच के चिंतित रहते हैं कि अगर वो अचानक से रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल कम कर देंगे तो उनकी फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। तो क्या बीच का कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो इन खाद्य का इस्तेमाल भी कम कर दें और उनकी उत्पादन पे भी कोई प्रभाव ना पड़े? एक बीच का रास्ता है। किसी भी रासायनिक खाद का यूज़ कम करने के लिए हम इसको 3 चरण में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का परीक्षण कराना पड़ेगा और उसके रिपोर्ट के हिसाब से फसल में उर्वरक की मात्रा डालना पड़ेगा। दूसरी चरण में हम ये कर सकते हैं कि सही फसल योजना अपनाना है और उसी के साथ फसल का विविधीकरण करना है। खास करके जो अनाज फसल है उसमें आपका कोई भी दलहनी फसल जरूर उसको इंक्लूड करना चाहिए और हर 2 से 3 साल में एक बार फसल का जो चक्र है उसको परिवर्तन करना चाहिए। तीसरी चरण में हम उसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं उसमें हम जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और INM और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 100% रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद ना करके धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही साथ रासायनिक खाद का व्यवहार बंद कर देंगे तो पैदावार घट सकती है। तो इसीलिए हम 25% जैविक खाद या इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र या अच्छे से सरवा गोबर का खाद इस्तेमाल करें, बाकी 75% रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें। अगले 2-3 साल ऐसे ही करते रहे, फिर उसके बाद 50% रासायनिक खाद और 50% जैविक खाद का इस्तेमाल करें। उसके बाद उसको हम धीरे धीरे 20 से 30% रासायनिक खाद और बाकी जैविक खाद भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं
तो हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरा ही कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, मिट्टी में शॉक कम लगेगा और उसके साथ पैदावार भी बना रहेगा। किसी किसी केस में पैदावार ज़्यादा भी हुआ है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने का और एक तरीका है कि फोलिया स्प्रे ऑफ यूरिया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम 1 एकड़ में जनरली 45 किलो यूरिया का एक बैग लगता है। तो रासायनिक खाद का खर्चा कम करने के लिए हम फोलिया स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें हम 1 लीटर पानी में 20 ग्राम यूरिया मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लगता है, मतलब आपका 3 किलो यूरिया लगेगा। तो 45 किलो के बैग के जगह में आप 3 किलो यूरिया यूज़ करके सेम रिजल्ट पा सकते हैं। इसमें आपका 42 किलो यूरिया का बचत होती है। सर, अंत में आप हमारे किसान भाइयों और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन किसानों को जो रासायनिक खाद को अपने खेत में कम करना चाहते हैं? सबसे पहले मिट्टी को एक जीवित संसाधन के रूप में चुनिए। उसी के साथ मृदा परीक्षण कीजिए। मृदा परीक्षण के रिपोर्ट के हिसाब से ही कौन सा क्रॉप में कितना खाद डालना है उसको चयन कीजिए। फसल विविधीकरण कीजिए, मतलब सिर्फ अनाज फसल नहीं, उसके साथ एक दलहनी फसल को भी इंक्लूड कीजिए। और सही फसल चक्र अपनाएं। सही फसल चक्र अपनाने का मतलब एक लोकल कंडीशन के हिसाब से और लोकल किस में अपनाएं, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन का बहुत मुद्दा चल रहा है। तो जो लोकल और देसी बीज है वो उसी लोकल कंडीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी के साथ आप जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद और बायो फर्टिलाइजर जैसे एज़ोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और पीएचबी, ये सब का इस्तेमाल कीजिए। और रासायनिक खाद को जैविक खाद के साथ मिलाकर ही अप्लाई कीजिए। इससे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या आईएनएम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप मिट्टी को एक जीवित संसाधन मानेंगे और मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षा देंगे तो आपका खेती टिकाऊ होगा और ये लगातार आपको अच्छा पैदावार देते रहेंगे सालों साल तक। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका IVRI पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। एक बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपने समझाया कि किस प्रकार से रासायनिक खाद का इस्तेमाल हम अपने खेतों में कम कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।